Hello friends, welcome to all of you in खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंपनी शब्द लिखा हुआ है। तो कंपनी वर्ड जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कैसे कंपनी जो है आज वजूद में आई और क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इन सब बातों के बारे में आज हम एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक आप देखें क्योंकि बहुत ही यूज़फुल ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने जा रही है। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर इसको आप पसंद कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप इसको जो है इस पर कमेंट करें और अपनी राय व्यक्त करें कि आप आगे और कौन से टॉपिक जो हैं वो हमसे चाहते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप हमसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं जल्दी से कि आप कंपनी शब्द देख रहे हैं। अंग्रेजी भाषा का जो कंपनी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का जो कंपनी शब्द है वो लैटिन लैंग्वेज कंपनीज से लिया गया है। और कंपनीज पर्टिकुलर जो वर्ड है वो बना है दो वर्ड से, एक कम और दूसरा पनीस लिखा हुआ है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो कम का अर्थ होता है साथ साथ, कम का अर्थ होता है साथ साथ, यानी कि कम मीन्स हो गया टुगेदर। और पनीस लिखा हुआ है, पनीस का मतलब ब्रेड से होता है, रोटी से होता है। इस प्रकार कंपनीज जो वर्ड इन दो लैटिन वर्ड से मिलकर इकट्ठा हुआ और इन दोनों वर्ड से मिलकर जब कंपनीज बनाया गया तो उसका अर्थ होता है कि साथ साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था करना, कि साथ साथ मिलकर भोजन की व्यवस्था करना। मतलब कम टुगेदर टू मैनेज द ब्रेड, ये आपका मीनिंग हो गया कंपनी का। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं कि कंपनी की विशेषताएं क्या होंगी। तो कंपनी की विशेषताओं के बारे में जानने के लिए हम आगे चलते हैं कि हमारे वीडियोस में और क्या यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो देख लेते हैं आगे कंपनी का। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देख लेते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपनी की विशेषताएं, कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिया गया है। पहली विशेषता है कंपनी की, कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, अलग कानूनी अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी अपने सदस्यों से पृथक होती है। किसी भी सदस्य के दिवालिया होने पर, किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का जन्म जो है वो लॉ के द्वारा होता है। कंपनी इज़ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका निर्माण कैसे होता है, वो क्रिएटेड बाय लॉ है। मतलब कंपनी कोई भी जो बनेगी वो कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन बनेगी, या अब जो नई कंपनियां बनेंगी वो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन बनेंगी। मतलब कोई भी कंपनी का जब निर्माण होगा तो कंपनी का जब ओरिजिनेट होगी कंपनी तो वो किसके द्वारा होगी, वो कंपनी लॉ यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर में होगी, या कंपनीज एक्ट जो लेटेस्ट कंपनी एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसके रूल उस पर अप्लाई होंगे। उसके अंडर में उसका इनकॉर्पोरेशन होगा और उसके अंडर में ही वो कंपनी अपने वजूद को प्राप्त करेगी, अपने अस्तित्व को प्राप्त करेगी। तो कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है और कंपनी का निर्माण कानून के द्वारा होता है, इसलिए इसको अलग कानूनी अस्तित्व कहा जाता है। और कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ है, इसलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। अब दूसरी विशेषता देख लेते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एक कृत्रिम व्यक्ति, एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त हैं वही अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए कंपनी को भी क्या बोला जाता है, एन आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। कंपनी ग्रुप ऑफ पर्सन है, और ग्रुप ऑफ पर्सन जैसा कि आपने अकाउंट में भी पढ़ा है कि जो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन जो हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन माने गए हैं। तो कंपनी जो है वो ग्रुप ऑफ पर्सन है, मतलब कोई एक व्यक्ति इसमें कार्य नहीं करता बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए इसको आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है। और
कंपनी को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक व्यक्ति को होते हैं। व्यक्ति कोर्ट में केस कर सकता है, व्यक्ति के ऊपर भी कोई केस कर सकता है, व्यक्ति संपत्ति खरीद सकता है, पर्सन जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी केस कर सकती है, कंपनी बैंक में अकाउंट खोल सकती है। तो कंपनी को वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो कि एक व्यक्ति को होते हैं, इसलिए इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। इसके बाद अगली विशेषता देख लेते हैं, सार्वमुद्रा यानी कि कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ये होता है कंपनी जो होती है उसमें कोई एक पर्सन जो है वो काम नहीं करता, बल्कि उसमें जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो सब पूरी कंपनी की ओर से कार्य करता है, जो कि कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, कंपनी का एमडी हो सकता है या कंपनी का सीईओ हो सकता है। लेकिन वो जो भी काम कंपनी के लिए करेगा वो कंपनी की कॉमन सील के अंतर्गत करेगा। तो कंपनी की एक सील होती है, कंपनी की एक मोहर होती है, और अगर कंपनी की मोहर वहाँ लगी होती है तो वो काम कंपनी का माना जाता है, और कंपनी के बिहाफ में कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ वहाँ साइन करते हैं तो वो काम पूरी कंपनी का माना जाता है। इसके बाद देख लेते हैं आगे अगली विशेषता क्या है। परपीचुअल सक्सेशन। अगली विशेषता है परपीचुअल सक्सेशन यानी कि शाश्वत उत्तराधिकार। शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब ये होता है अभिचिन्न उत्तराधिकार। कंपनी में बहुत से सदस्य होते हैं, बहुत से मेंबर होते हैं। किसी एक दो मेंबर की मृत्यु हो जाने पर या एक दो मेंबर के दिवालिया हो जाने पर या किसी एक मेंबर के कंपनी छोड़ जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर, कंपनी के वजूद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी कंपनी ही रहती है, कंपनी चलती भी रहती है। इसलिए कंपनी का जो कंटिन्यू रहना, कंपनी का चलते रहना, ये बता रहा है कि कंपनी में परपीचुअल सक्सेशन है, मतलब शाश्वत उत्तराधिकार है, अभिचिन्न उत्तराधिकार है। एक व्यक्ति के चले जाने से कंपनी बंद नहीं होगी। जबकि साझेदारी फर्म में आपने देखा कि एक पार्टनर रिटायर्ड होता है तो साझेदारी का अंत हो जाता है, वहाँ भी फर्म चलती रहती है लेकिन साझेदारी का तो अंत हो जाता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। एक मेंबर ने अपने शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए और दूसरा उसका क्या बन गया, मालिक बन गया, और फिर वो नया शेयर होल्डर कंपनी का नया मेंबर बन जाता है और फिर भी कंपनी चलती रहती है। कंपनी के अस्तित्व पर, कंपनी के वजूद पर, उसकी एंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार रखती है, परपीचुअल सक्सेशन रखती है। अगला देख लेते हैं कि अगली विशेषता क्या है। सीमित दायित्व मतलब लिमिटेड लायबिलिटी। तो एक कंपनी में जितना पैसा लोगों ने लगाया है उस पैसे तक ही लोगों का दायित्व सीमित होता है। इसके अलावा अगर कंपनी को बहुत लॉस होता है और बहुत लॉस होने की दशा में कंपनी जो है वो अपने अंशधारियों से प्राइवेट तौर पर पैसे नहीं मांग सकती। इसलिए नहीं मांग सकती क्योंकि कंपनी में उनके सदस्यों का जो दायित्व होता है, जो मेंबर की लायबिलिटी होती है, वो लिमिटेड होती है और उस अमाउंट तक जो उन्होंने इन्वेस्ट करा है सिर्फ उतना ही पैसा उनका डूबेगा। और मेंबर जो होते हैं उनके पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई भी हिस्सा नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आपने पार्टनरशिप में देखा, पार्टनरशिप में पार्टनर के जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी में जो कंपनी के मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी उनके द्वारा खरीदे गए शेयर के अमाउंट तक ही सीमित होती है, लिमिटेड होती है। कि आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब देख लेते हैं कि आगे कंपनी की और विशेषताएं क्या हैं। तो 5 नंबर के बाद देखते हैं 6वां नंबर, क्या कंपनी के शेयर्स का ट्रांसफ़र हो सकता है। तो हाँ, कंपनी के शेयर्स को एक पर्सन दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकता है और नए अंशधारी को जब शेयर मिल जाएंगे तो वो कंपनी का क्या बन जाएगा, शेयर होल्डर बन जाएगा, कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो जैसा भी हमने आपको बताया, शेयर के ट्रांसफ़र होने से कंपनी के वजूद पर, कंपनी के अस्तित्व पर, कंपनी की एंटिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कंपनी को क्या कहा गया था, परपीचुअल एग्जिस्टेंस कहा गया था, जिसको हमने कहा था कि अभिचिन्न उत्तराधिकार है। मतलब कंपनी के वजूद पे, कंपनी के अस्तित्व पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी चलती रहती है।
अब कंपनी की एक बहुत ख़ास बात होती है कि कंपनी में सेपरेट ओनरशिप होती है और सेपरेट मैनेजमेंट होता है। मतलब कंपनी में जो लोग पैसा लगाते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं, जिन्हें हम अंशधारी कहते हैं, और कंपनी को चलाने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी का प्रबंधन करते हैं, कंपनी का नियंत्रण करते हैं। तो कंपनी में पैसा लगाने वाले कौन होते हैं? कंपनी के अंशधारी होते हैं जो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। लेकिन कंपनी को चलाने वाले जो होते हैं वो संचालक मंडल होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। तो कंपनी को ऑपरेट करने का काम, कंपनी को मैनेज करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, जबकि कंपनी में इन्वेस्ट करने का काम, जो पैसे शेयर्स में लगाए जाते हैं, वो शेयर होल्डर करते हैं जो कि ओनर कहलाते हैं। तो इस तरह कंपनी की जो ओनरशिप होती है और कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, ऑपरेशन और ओनरशिप दोनों अलग अलग लोगों के हाथ में होती है। इसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है लाभ के लिए स्वैच्छिक एसोसिएशन, यानी कि वॉलेंट्री एसोसिएशन है। मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें जो है अपनी मर्ज़ी से शेयर ले सकता है और अपनी मर्ज़ी से शेयर को बेच सकता है। उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है कंपनी में वो शेयर के ख़रीदने से होता है। जब तक वो चाहे कंपनी का शेयर होल्डर बना रहे, और जब वो चाहे तो अपने शेयरों को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करके वो कंपनी से अलग हो सकता है। तो कंपनी में जो कंपनी में मेंबर होगा उसका स्वैच्छिक एसोसिएशन होगा, वो स्वैच्छिक एसोसिएशन में शामिल हो रहा है। मतलब वॉलंटरी एसोसिएशन है। कंपनी जो है एक बार पैसा लगाने के बाद आप अगर शेयर का ट्रांसफ़र कर दें तो कंपनी के आप फिर मालिक नहीं रहेंगे, मतलब कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहेंगे। और शेयर होल्डर ही कंपनी के क्या होते हैं? असली मालिक होते हैं। अब कंपनी एक नागरिक नहीं है, कंपनी इज़ नॉट सिटीज़न। याद रखिए, कंपनी जो है वो उसको नागरिकता नहीं दी गई है, कंपनी कोई नागरिक का दर्जा नहीं रखती। अगर कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन ना कह के नागरिक कह दिया जाता तो फिर कंपनी को भी वोट डालने का अधिकार मिल जाता, कंपनी को भी संविधान में वो अधिकार मिल जाते जो आम नागरिक को प्राप्त हैं। इसलिए कंपनी को नागरिक नहीं माना गया है, बल्कि याद रखिए कि क्या माना गया है? कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, मतलब कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, क्योंकि कंपनी वो सब काम कर सकती है जो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन इनमें वो काम शामिल हैं जो व्यापार संबंधी होते हैं, ट्रेडिंग संबंधी। लेकिन नागरिकता एक कंपनी को नहीं मिल सकती, और एक कंपनी को संविधान के मूल अधिकार जो हर भारतीय को मिले हैं वो भी अधिकार नहीं मिल सकते। इसलिए कंपनी कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन कंपनी नागरिक या सिटीज़न नहीं हो सकती। इसके बाद कंपनी की स्थापना जो होती है वो कानून के द्वारा होती है और उसका समापन भी कानून के द्वारा होता है। इसको समझ लें। एस्टेब्लिशमेंट एंड लिक्विडेशन बाय लॉ, कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट है, कंपनी की स्थापना है, वो लॉ के द्वारा होती। जैसे हमने बताया था, कंपनी इज़ आ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ है, मतलब लॉ के द्वारा वो क्रिएट की जाती है, और जब उसका समापन होगा, लिक्विडेशन होगा, तो वो भी लॉ के द्वारा होगा। मतलब कंपनी की स्थापना और कंपनी के समापन के संबंध में हमें जो कंपनी अधिनियम के नियम हैं उन कानूनों का पालन करना होगा, तभी कंपनी की स्थापना होगी और कंपनी का समापन हो सकेगा। तो कंपनी की स्थापना भी कानून के द्वारा होती है और कंपनी का समापन भी कानून के द्वारा होता है। अब देख लेते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पूरे हो गए हैं। अब यहाँ आगे देख लेते हैं कि आपको और क्या दिया गया है। तो निजी कंपनी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो प्राइवेट कंपनी के बारे में हम समझ लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और निजी कंपनी जो है उसके बारे में हम आगे तथ्य जान लेते हैं। निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाती है। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं, जबकि मैक्सिमम नंबर इसके कितने होते हैं? 200 होते हैं। तो याद रखिए, निजी कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर मिनिमम 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे? 200 होंगे। मतलब 2 और 200, इसको ऐसा याद रखें, मिनिमम 2 हो गए और मैक्सिमम कितने हो गए? 200 हो गए। अब दूसरा पॉइंट आगे लिखा है, यह जनता को अंश एवं ऋणपत्र खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। मतलब कंपनी जो है वो अपने शेयर्स और डिवेंचर की परचेस करने के लिए पब्लिक को ऑफ़र नहीं कर सकती। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक ऑफ़र नहीं कर सकती, लेकिन एक पब्लिक कंपनी जो है वो पब्लिक ऑफ़र कर सकती है। यहाँ इस बात को आप समझ लें, जब शुरुआत में
पब्लिक ऑफ़र होता है तो उसको आईपीओ कहते हैं। ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीओ क्या है। तो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहलाता है। इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट कर लें। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। और ये कौन सी कंपनी कर सकती है? तो ये कर सकती है सिर्फ पब्लिक कंपनी जो है वो शेयर को मार्केट में इशू कर सकती है, डिवेंचर को मार्केट में इशू कर सकती है। तो शेयर और डिवेंचर का आईपीओ जो होगा वो कौन करेगी? पब्लिक कंपनी। जबकि प्राइवेट कंपनी जो है वो आईपीओ नहीं कर सकती, क्योंकि निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी पर आईपीओ करना जो है वो प्रतिबंधित है। मतलब कि इसकी मान्यता निजी कंपनी को नहीं है। निजी कंपनी जो है अपना पैसा वो अपने सदस्यों से जुटा लेगी, लेकिन पब्लिक ऑफ़र नहीं कर सकती। इसके बाद आगे देख लेते हैं कि जो अंश लोगों ने खरीदे हैं, शेयर खरीदे हैं, उन अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। मतलब प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं वो अपने शेयर को किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसा कि हमने बताया, पब्लिक कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। इसमें समामेलन के बाद संचालक अंशों का आवंटन कर सकते हैं। तो इसको समझ लें आप कि ये समामेलन का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पंजीयन होना। कंपनी के पंजीयन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के शेयर को अलॉट कर सकते हैं। कंपनी अपने अंशों का आवंटन शुरू कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता। पब्लिक कंपनी में कंपनी को समामेलन के बाद अपना प्रॉस्पेक्टस जारी करना पड़ता है और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही अंशों का आवंटन होता है। तो ये व्यवस्था कहाँ है? सार्वजनिक कंपनी में। लेकिन निजी कंपनी में सिंपली क्या होता है? निजी कंपनी में जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होता है, समामेलन जिसे हम पंजीयन कहते हैं, और पंजीयन के फ़ौरन बाद कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर को मार्केट में अलॉट कर सकती है। इसके बाद निजी कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। ये अंतर नियम क्या होते हैं? तो इंग्लिश में इनको कहा जाता है एसोसिएशन। इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना निजी कंपनी के लिए अनिवार्य है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं है, उनको अनिवार्य नहीं है। वो अंतर नियमों की जगह टेबल एफ से भी काम चला सकते हैं। अब कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने आपके डायरेक्टर होंगे वो देख लेते हैं। तो एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो डायरेक्टर होंगे वो 2 होंगे और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। 15 से ये संख्या अधिक नहीं हो सकती। फिर निजी कंपनी जो है वो प्राविवरण जारी नहीं करती। जैसा हमने बताया, प्राविवरण मतलब होता है प्रॉस्पेक्टस। तो निजी कंपनी प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती, क्योंकि प्रॉस्पेक्टस पब्लिक ऑफ़र के लिए होता है और पब्लिक ऑफ़र सिर्फ कौन कर सकती है? एक पब्लिक कंपनी कर सकती है। और हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ क्या लिखना ज़रूरी है? प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी है। तो हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के साथ क्या लिखना ज़रूरी है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो यूज़ करना ज़रूरी है। इसके बाद क्या निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी को वैधानिक सभा बुलाना अनिवार्य है? तो नहीं, निजी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को जो स्टैच्यूटरी मीटिंग है उसको बुलाना अनिवार्य नहीं है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए 6 माह के अंदर स्टैच्यूटरी मीटिंग को बुलाना अनिवार्य है। अभी आपने निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के बारे में समझा। अब हम पब्लिक कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक कंपनी। तो निजी कंपनी के ठीक उलट जो है वो पब्लिक कंपनी है, जस्ट अपोजिट है। इसमें देख लेते हैं कि मिनिमम मेंबर कितने होते हैं। तो आपने देखा निजी कंपनी में कम से कम 2 होते हैं, अधिकतम 200 होते हैं। लेकिन एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर जो हैं वो कितने हो सकते हैं? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर हो सकते हैं कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर के बराबर, कंपनी के अंशों की संख्या के बराबर हो सकते हैं। मतलब इनका जो लिमिटेशन है वो नंबर ऑफ़ शेयर के बराबर है। मतलब हर एक व्यक्ति एक शेयर ले ले। अगर किसी कंपनी में 15,000 शेयर हैं तो 15,000 मेंबर वहाँ हो सकते हैं। और अगर किसी कंपनी में 1 लाख शेयर हैं तो वहाँ अधिकतम 1 लाख मेंबर हो सकते हैं।
तो इसके बाद आप समझ लेते हैं सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी क्या जनता को अंश व ऋणपत्र खरीदने का ऑफ़र दे सकती है, क्या इनविटेशन दे सकती है? तो हाँ, पब्लिक कंपनी में जनता जो है वो शेयर और डिवेंचर खरीदती है। तो शेयर और डिवेंचर खरीदने के लिए जो आईपीओ होता है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं, अभी आपको बताया, वो आईपीओ कौन कर सकती है? तो वो पब्लिक कंपनी कर सकती है। क्या निजी कंपनी में आईपीओ की व्यवस्था है? तो निजी कंपनी में आईपीओ नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक कंपनी में आईपीओ हो जाएगा और जनता को अंश और ऋणपत्र खरीदने के लिए सार्वजनिक कंपनी आमंत्रित कर सकती है। इसके बाद देख लेते हैं कि आगे क्या दिया है। क्या अंशों के हस्तांतरण पर यानी शेयर ट्रांसफ़र पर कोई प्रतिबंध है? तो नहीं, यहाँ शेयर का ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो सकता है। एक शेयर होल्डर अपने शेयर को किसी और को बेच सकता है और वो शेयर होल्डर भी अपने शेयर और डिवेंचर को किसी और को बेच सकता है, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी में इनिशियल पब्लिक ऑफ़र भी हो सकता है और जनता को इन्विटेशन भी मिलता है और जनता शेयर डिवेंचर खरीद कर बाद में उनको किसी और को बेच भी सकती है। तो सार्वजनिक कंपनी में ये अलाउ है, जबकि ये व्यवस्थाएं निजी कंपनी या प्राइवेट कंपनी में नहीं हैं। अब देख लेते हैं सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद ही आवंटन करना पड़ता है। तो हर सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी को सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन यानी कि न्यूनतम अभिदान करना पड़ता है और इस न्यूनतम अभिदान की दर कितने परसेंट है? 90% है। मतलब कि जितने शेयर इशू करे हैं उसके 90% के बराबर सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए। अगर 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाता है या इससे अधिक हो जाता है तो कंपनी को शेयर अलॉट करने की परमिशन है। अगर 90% से कम शेयर के लिए आवेदन आए हैं तो उस कंपनी को शेयर अलॉटमेंट करने की परमिशन नहीं है। इसलिए याद रखिएगा कि एक पब्लिक कंपनी 90% शेयर के एप्लीकेशन मिलने के बाद ही यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलने के बाद ही शेयर अलॉट मार्केट में कर सकती है। क्या सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर्नियम बनाना अनिवार्य है? तो नहीं है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची यानी शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग टेबल एफ के अनुसार क्या बनाया जाता है? टेबल एफ बनाई जाती है और टेबल एफ के नियम लागू होते हैं। मतलब ये कि टेबल एफ जो है वो शेड्यूल 1 में दी गई है और शेड्यूल 1 में टेबल एफ जो बनाई जाती है वो किसकी जगह बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह। आपसे ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पब्लिक कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जगह क्या बनाया जाता है? तो आप बताएंगे टेबल एफ बनाई जाती है। टेबल एफ के नियम एक पब्लिक कंपनी पर अप्लाई होते हैं, प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होते। और टेबल एफ जो है वो किसका सब्स्टिट्यूट है? तो टेबल एफ जो है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब पार्षद अंतर नियम का सब्स्टिट्यूट है, उसके स्थान पर ये बनाया जाता है। अब जैसा कि निजी कंपनी में देखा नंबर ऑफ़ डायरेक्टर कितने थे? वहाँ 2 थे। यहाँ नंबर ऑफ़ डायरेक्टर मिनिमम कितने हैं? 3 हैं और मैक्सिमम कितने हैं? 15 हैं। मतलब कम से कम यहाँ 3 डायरेक्टर होंगे। कम से कम कितने डायरेक्टर होंगे? मिनिमम 3 होंगे और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होंगे जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर होंगे। इसके बाद क्या कंपनी को सार्वजनिक रूप से प्रविवरण जारी करना अनिवार्य है? तो हाँ, एक पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस जारी करना अनिवार्य है, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को मार्केट में इशू नहीं करती, इसलिए उसके लिए प्रॉस्पेक्टस ज़रूरी नहीं है। पब्लिक कंपनी शेयर को डिवेंचर्स को मार्केट में इशू करती है, इसलिए उसको शेयर अलॉट करने के पहले प्रॉस्पेक्टस जारी करना अनिवार्य होता है। फिर प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करती है, जबकि पब्लिक कंपनी केवल लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी। तो याद रखिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज़ करेगी और कंपनी जो सार्वजनिक होगी, पब्लिक कंपनी होगी, वो केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग करेगी। फिर हमने आपको बताया था वैधानिक सभा यानी स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो क्या वैधानिक सभा बुलाना सार्वजनिक कंपनी के लिए अनिवार्य है? तो हाँ, कंपनी के
कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद 6 माह के अंदर कंपनी को ऐसी स्टैच्यूटरी मीटिंग बुलाना अनिवार्य है। ये मीटिंग कंपनी के जीवन काल में एक ही बार होती है और ये कब होती है? कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद और 6 माह के अंदर, यानी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है उसके 6 माह के अंदर स्टैच्यूटरी मीटिंग को कंडक्ट करना कंपनी अधिनियम में अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया है। अब जो भी आपने अभी पढ़ा है जिसमें निजी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है, तो देखिए इसके डिफरेंस को भी हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप चाहें अगर तो इसको हमने काफ़ी अच्छे से दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये कंपैरेटिव है, आप चाहें तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। इसके बाद हम निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर के बाद कुछ और फैक्ट लेकर आए हैं, वो इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो देख लेते हैं कि वो आगे और क्या हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंपनी का आपको क्या दिया है, मीनिंग दिया गया है। तो कंपनी का आप यहाँ से मीनिंग देख सकते हैं। LH हैने की डेफिनेशन दी गई है और जस्टिस मार्शल की भी डेफिनेशन है। तो कंपनी का मीनिंग और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि कंपनी इज़ द आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, और कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है जो कि किसके लिए इकट्ठा हुई है, जो कि कंपनी के कॉमन ऑब्जेक्ट जो है उनको फुलफ़िल करने के लिए कंपनी बनाई गई है, जैसा कि इस पूरी डिटेल में आपको दिया है। इसके बाद कंपनी का मीनिंग जानने के बाद और उसकी डेफिनेशन के बाद कंपनी के एसेंशियल फीचर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जो कि इस लेक्चर के हमने शुरुआत में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश के रूप में आपको समझाए। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये आपको हमने 10 फीचर्स जो हैं वो शुरुआत में बताए हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो इनको याद रखिएगा। जो भी पेपर जब बनाया जाता है तो कंपनी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। आप याद रखिए, आपके सिलेबस में आपको इनडायरेक्टली कंपनी भी पढ़कर जाना होगा। आप ये मत सोचिए कि आपको शेयर और डिवेंचर लिखा है तो बस वही आएगा। शेयर और डिवेंचर इशू कौन करते हैं? कंपनी, और कंपनी को शेयर इशू करने में और डिवेंचर इशू करने के पहले क्या फॉर्मेलिटीज़ करना पड़ती है, उनका अलॉटमेंट कैसे होता है। तो ये सब आपके सब्जेक्ट मैटर का, ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। जो भी सब्जेक्ट मैटर आपको पढ़ाया जा रहा है वो विथ इन सिलेबस है, इसलिए हमने एक नॉमिनल इन्फॉर्मेशन लेकर आज कंपनी के बारे में हम आए थे। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया है, आपको ज़रा भी इसको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें और बताएं आगे कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है आप हमसे चाहते हैं। आपकी डिमांड के अनुसार आगे भी हम वो वीडियो लेकर आएंगे, हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो आप अच्छे से लग जाएं और फैक्टफुली जो है वो पढ़ाई करें, नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। आपने अगर हमारा पेड कोर्स अभी तक नहीं लिया है तो हमारे फ़ोन नंबर पर कॉल करें और उसकी जानकारी हमसे प्राप्त करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।